नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। यहाँ पर आज हम देखेंगे यूपीटेट एग्जाम 2026 के लिए गणित विषय के पैरागोजी के क्वेश्चन जो कि होंगे कंप्लीट आपके 2011 से लेकर 2022 तक के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर बने हैं। यहाँ उन सभी क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद जितने भी क्वेश्चन निकल करके सामने आए हैं वो सारे एक साथ एक ही वीडियो में इस सेकेंड पार्ट के रूप में आपके लिए लेकर हम आए हैं। तो यहां पर ज्यादातर पेडागोजी के क्वेश्चन जो है वो गणित के पेपर में देखने को नहीं मिलते हैं, पर किसी किसी वर्ष दो दो तीन तीन प्रश्न जो है इनसे आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो पूरी तरह इन्हें अवॉइड भी मत कीजिएगा और यहां पर इन पर हमारी जो मेहनत है वो थोड़ी सी होना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों पर भी हमारी मेहनत होना चाहिए, क्योंकि यदि यह प्रश्न किसी वर्ष पूछ लिए जाते हैं और किसी वर्ष नहीं पूछते हैं और जिस वर्ष पूछ लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे 2-4 नंबर जो है वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इनको भी साथ में लेकर चलना है और बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न जो हैं जो पैडागोजी से पूछे गए हैं वो सारे आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ऑनलाइन स्टडी विद डीके टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर गणित सार संग्रह के लेखक हैं और आप भी अपना उत्तर यहाँ पर कमेंट्स में दीजिए, क्योंकि ये आपके पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही क्वेश्चन है। तो आप अपना एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर कितना उत्तर इस प्रकार के प्रश्नों का दे पाते हैं। तो गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य या फिर ब्रह्मगुप्त? तो देखिए गणित सार संग्रह जो है इसके जो लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो महावीराचार्य हैं ये। और यहाँ पर इनका जो ग्रंथ है एक प्रकार से कह सकते हैं गणित सार संग्रह, यहाँ पर इनके द्वारा लिखा गया है। अब देखिए एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है कि इस ग्रंथ का तेलुगु में अनुवाद जो था वो किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है पातुलूरी मल्टन ने तेलुगु में इसका सार संग्रह का तेलुगु में सार संग्रम गणितम नाम से अनुवाद भी इन्होंने किया है। मतलब इस गणित सार संग्रह का जो अनुवाद है वो पातुलूरी मल्टन ने तेलुगु में किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अन्य विकल्पों पर बात की जाए तो यहाँ पर दर्श गीतिका है, उसके लेखक है आर्यभट्ट, उसी के साथ में सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती के जो लेखक है वो है भास्कराचार्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ब्रह्म स्फोट सिद्धांत के जो लेखक हैं वो है ब्रह्मगुप्त। तो अन्य विकल्पों की जो पुस्तकें हैं वो भी आप गणित के ऊपर जो लिखी गई हैं उनको भी ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देते हैं? तो ये कथन हमें देखना है कि यह कथन यहाँ पर किसने दिया है। तो यहाँ पर रस्क, नन, मैकन और रॉबर्ट्स वंशीधर। तो यहाँ पर यह कथन है मैकन और रॉबर्ट्स का और इन्होंने ये कथन दिया था कि शिक्षक जो है शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देता है। चलिए आगे लेते हैं प्रश्न अगला। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्धि विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहां पर जो स्वयं सिद्ध विधि है उसमें कौन सी विधि नहीं आती है? यूक्लिड है, गैर यूक्लिड विधि या अनुवांशिक विधि या औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि। तो यहां पर जो अनुवांशिक विधि है ये स्वयं सिद्ध विधि के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है और यहां पर विकल्प सी जो होगा वो प्रश्न का हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर विभाजनी का उपयोग किया जाता है। तो विभाजनी का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? कोण बनाने के लिए, त्रिभुज बनाने के लिए, आयत बनाने के लिए, रेखाखंड की लंबाई को मापने के लिए। तो देखिए विभाजनी जो होता है इसका उपयोग हम करते हैं रेखाखंड को जो लंबाई होती है उसको ज्ञात करने, उसको मापने में इसका उपयोग जो है विभाजनी का किया जाता है। आगे प्रश्न है पाई है एक विषम संख्या, सम संख्या, एक अभाज्य संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो यहां पर पाई जो है वो एक प्रकार की अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां पर विकल्प डी जो होगा वो हमारा उत्तर होगा।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए कुछ छोटे छोटे से प्रश्न थे जो कैलकुलेशन बेस्ड नहीं थे, तो वहां पर ऐसे प्रश्न भी आपको जानना जरूरी है। तो कुछ एक प्रश्न जो है वो आपको ऐसे भी इनमें देखने को मिलेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? शून्य, एक, दो या तीन? तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात की जाए तो वो होती है यहां पर दो। जी हाँ, दो जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। यहां पर दूसरा सॉरी सी विकल्प हमारा उत्तर होगा। आगे प्रश्न आता है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? तो यहां पर यदि हम बात करें कि जब हम किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना करते हैं तो उस वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितने गुना हो जाएगा? तो यहां पर वो जो वर्ग होगा उसके क्षेत्रफल का 4 गुना यहां पर हो जाएगा, क्योंकि हम विकर्ण को दुगुना कर रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो 4 गुना यहां पर हो जाता है। तो पहला विकल्प यहां पर उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है, जब राजन के सामने वार्तिक समस्याएं आती हैं तो वो प्राय प्रश्न पूछता है। वो प्राय पूछता है कि मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, या राजन को भाषा समझने में कठिनाई है, या फिर राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता। तो देखिए जब राजन के सामने इस प्रकार की समस्याएं आती है तो वो अपने मन में ऐसे प्रश्न करता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। तो कहने का मतलब है कि राजन यहाँ पर संख्याओं की जो संक्रियाएं हैं उनको नहीं समझ पाता। तो उन्हें नहीं समझता है तभी निश्चित रूप से उसके सामने ऐसी जो समस्याएं हैं वो निकल कर आती है, क्योंकि जो संख्याओं की संक्रियाएं होती है वहां पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि चीजें जो होती है इसमें शामिल होती हैं। आगे लेते हैं प्रश्न, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई त्रुटि ज्ञात होती है। 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? अब शिक्षक को यहां पर क्या करना चाहिए? तो लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करें, या बच्चों से कहें कि वे अधिक से अधिक अभ्यास करें, या फिर इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसे बड़े होंगे समझ जाएंगे, या प्रत्येक भिन्न के परिमाप को समझने में बच्चे के यहां पर सहायता करें। तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि एक उपचारात्मक कार्य के रूप में शिक्षक यहां पर क्या कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से यहां पर जब भिन्नों का हम योग करते हैं तो भिन्नों के योग में निश्चित रूप से हमें लघुत्तम समापवर्त की जो अवधारणा है उसको समझने में बच्चों की सहायता करें। तो निश्चित रूप से यहां पर हमारा उत्तर होगा पहला विकल्प, क्योंकि बच्चे जो त्रुटि यहां पर कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनको लघुत्तम समापवर्त की जो अवधारणा है वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। तो ऑप्शन जो ए होगा वो यहां पर उत्तर होगा। आगे प्रश्न आता है, माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। अब यहां पर हम माप की अवधारणा जो है उसे विकसित करना चाहते हैं और उसके लिए जो कार्य यहां पर क्रम से लगाने होंगे। तो देखिए शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाई का प्रयोग करते हैं और शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाई का उपयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच में संबंधों को समझते हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर यदि हम बात करें तो क्या पहला क्रम कौन सा होगा, पहले कौन सा विकल्प होगा? तो देखिए जब भी हम मापन करते हैं तो पहले हम छोटी छोटी चीजें जो है वो करते हैं, है ना। तो निश्चित रूप से यहां पर विकल्प हमारे सामने इस प्रकार से दे रखे हैं, तो यहां पर आप विकल्पों को देख सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा डी विकल्प होगा ये इसमें उत्तर होगा। अब डी विकल्प को देखिए 3 2 1 4 इस प्रकार का हमारा क्रम है। तो 3 को समझिए पहले, तो शिक्षार्थी सरल अवलोकन के द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेंगे। फिर उसके बाद में
3 के बाद में हमारा दूसरा विकल्प आता है। फिर शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाई का प्रयोग करेंगे, और जब वो अमानक इकाइयों का प्रयोग सीख जाते हैं तो वहां पर फिर हम मानक इकाइयों का प्रयोग करेंगे, और सबसे लास्ट में जो मीटरी इकाइयां होंगी उनके बीच संबंधों को समझेंगे। तो यहां पर जो हमारा उत्तर होगा वो होगा चौथा विकल्प डी। इस प्रकार यहां पर क्रम होगा। आगे देखिए, एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए रिक्त स्थान जरूरी होता है। तो एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए क्या जरूरी होता है? सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता, अधिकतर सूत्रों को याद करना, बहुत जल्दी सवालों को हल करना, या सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। तो निश्चित रूप से एक अच्छा गणितज्ञ जो होता है वो सभी अवधारणाओं को आसानी से समझता है, उन्हें लागू करता है और उनमें संबंध भी बनाता है। तो निश्चित रूप से डी विकल्प यहां पर उत्तर होगा। आगे लेते हैं अगला प्रश्न। क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक रिक्त स्थान से शुरुआत यहां पर कर सकता है। अब शिक्षक किससे शुरुआत करेगा? भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। तो देखिए, हम क्षेत्रफल की अवधारणा को बच्चों से परिचय करवा रहे हैं, तो हम शुरू में ही क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे। पहले अवधारणा जो है वो तो बच्चे समझें। तो यहां पर अवधारणा को समझाने के लिए बी विकल्प हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, या फिर आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल पर ज्ञात करना। इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो देखिए, सीधे हमें सूत्र पर नहीं जाना है, पहले हमें हमारे परिवेश में जो चीजें हैं उनकी सहायता से, विभिन्न वस्तुओं की सहायता से आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। यहां पर जो बी विकल्प होगा वो हमारा उत्तर होगा। यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। माध्य, माध्यिका, बहुलक या परास। तो यहां पर जो परास होगा ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, जबकि माध्य, माध्यिका, बहुलक आदि जो हैं वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को यहां पर देखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, और कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, या दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए, यहां पर यदि हम अन्य विकल्पों की बात करें तो जो गलत कथन होगा वो होगा यहां पर एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है ना। एक भाज्य संख्या जो है विषम हो सकती है। तो जरूरी नहीं कि भाज्य संख्या विषम ही हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और 2 कैसी होती है? ये सम होती है। तो यहां पर जो बी विकल्प होगा वो हमारा उत्तर होगा। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। तो किसी बंटन का बहुलक जो है वो कैसे ज्ञात किया जाएगा? से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, आवृत्ति बहुभुज द्वारा, या फिर है आयत चित्र के द्वारा। हमारा जो उत्तर होगा वो यहां पर रहेगा आयत चित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहां पर उत्तर होगा। आगे प्रश्न आता है, किसी आयत चित्र में आयत की जो ऊंचाई है वो क्या दर्शाती है? उस वर्ग की बारंबारता, उस वर्ग की चौड़ाई, वर्ग की ऊपरी सीमा, उस वर्ग की निम्न सीमा। तो देखिए, आयत चित्र में जो आयत की ऊंचाई है वो दर्शाएगी उस वर्ग की ऊपरी सीमा। तो यहां पर सी विकल्प हमारा उत्तर है। आगे देखिए, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए वो विकल्प हमें इसमें ढूंढना है। विद्यार्थियों को प्रश्न हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना, विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो, विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि रटने पर हमें कोई जो है वो कार्य नहीं कर रहा है। विद्यार्थी को सूत्र रटने के लिए कहना, इससे शिक्षक को यहां पर बचना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए।
आगे प्रश्न है, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंकना चाहिए? तो विद्यार्थी में क्या आंकना चाहिए? गणित संप्रेषण, बिना समझे रटने की क्षमता, शिक्षक को सुनने की क्षमता, अवधारणाएं ना समझने पर भी प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति। तो देखिए यहां पर हम कह सकते हैं कि निम्न में से क्या आंकना चाहिए, तो वो आंकना चाहिए यहां पर गणितीय संप्रेषण। गणितीय संप्रेषण जो होता है, बच्चे का गणितीय संप्रेषण के कौशल को शिक्षक को आंकना चाहिए। इससे सभी तथ्य जो होते हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं कि विद्यार्थी जो है वो एक कुशल विद्यार्थी है, गणित के अंदर वो कुशल विद्यार्थी है। तो यहां पर ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का अंतर क्या कहलाता है? तो देखिए अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का जो अंतर है वो यहां पर आवृत्ति, वर्गमाप, परिसर या माध्य। तो यहां पर वो कहलाएगा परिसर। अब देखिए परिसर क्या होता है, तो अधिकतम प्रेक्षण और न्यूनतम प्रेक्षण का जो अंतर होता है वही हमारा परिसर कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा उत्तर है। सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का जो श्रेय है वो किसको है? तो यहां पर आर एफ फिशर को, गाउस को, लाप्लास को या न्यूटन को? तो यहां पर वो श्रेय जाता है आर एफ फिशर को। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा यहां पर हमारा उत्तर होगा। 20वीं सदी के स्वशिक्षित देखिए बहुत अच्छी बात है, स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन है? आर्यभट्ट, श्री धराचार्य, श्री निवास रामानुजन और हरीश चंद्र। तो यहां पर 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान थे वो है श्रीनिवास रामानुजन। ऑप्शन सी जो होगा यहां पर हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न में देखा है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? तो यदि हम अवरोही क्रम से रखे गए जो आंकड़े हैं उसके दोनों छोरों से चरम प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक यहां पर प्रभावित होंगे? माध्य और माध्यक, माध्य, माध्यक और बहुलक, माध्य और बहुलक या बहुलक और माध्यक। तो यहां पर हम कहेंगे कि जो माध्य और बहुलक होंगे निश्चित रूप से ये यहां पर प्रभावित हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि या अनुसंधान विधि? तो यहां पर हम कहेंगे कि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर जो आधारित विधि होगी वो यहां पर होगी प्रदर्शन विधि। तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा उत्तर है। कोई छात्र 5050 को इस प्रकार से लिखता है। तो देखिए बच्चे ने यहां पर 5050 को 550 के रूप में अंकों में लिखा। इसका अर्थ है कि उसे स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं, संख्याओं का ज्ञान नहीं, गणित का ज्ञान नहीं, जोड़ का ज्ञान नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से छात्र इस प्रकार से यहां पर लिखता है तो उसे स्थानीय मान की जो अवधारणा है वो स्पष्ट नहीं है। बच्चे ने 1000 वाले 5 को सैकड़ा के स्थान पर यहां पर रखा है तो निश्चित रूप से यहां पर बच्चा स्थानीय मान की जो अवधारणा है उसे स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। आगे देखिए, भिन्नों की संकल्पना से परिचित कराने के लिए एक अध्यापक प्रारंभ कर सकता है। विभिन्न भिन्नों के अंश और हरों की पहचान कराकर, एक संख्या रेखा पर भिन्नों को ज्ञात कराकर, या सी है भिन्नों को ए बटा बी के रूप में लिखकर, और डी है उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान करके। तो यहां पर भिन्न की जो संकल्पना है उसे स्पष्ट करना है और अध्यापक शुरुआत कर सकते हैं उनके आसपास की वस्तुओं के भिन्नात्मक भागों की पहचान कराकर। तो यहां पर ऑप्शन जो डी होगा वो हमारा उत्तर होगा। गणित की प्रकृति है सजावटी, कठिनता, तार्किक या सामान्य के लिए नहीं। तो देखिए गणित की जो प्रकृति होती है वो होती है तार्किक प्रकृति। तो यहां पर ऑप्शन बी, थोड़ा सा क्रम इनका चेंज है हो चुका है, जैसे ए की जगह नीचे सी आ गया है। तो आप ध्यान रखिएगा गणित की प्रकृति तार्किक होती है, विकल्प थोड़ा सा नीचे खिसक गया है, कोई बात नहीं, आप
ध्यान रखिए तार्किक। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया हो दो कोण और एक भुजा, केवल तीन कोण, दो भुजा और उनके मध्य कोण। तो देखिए हम एक त्रिभुज की रचना करने के लिए हमें कम से कम न्यूनतम एक भुजा का होना आवश्यक है। केवल तीन कोण दिए हैं तो वहां पर त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। सी विकल्प यहां पर उत्तर होगा। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं होती, केवल एक परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है, या केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो देखिए कोई भी दो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। तो यहां पर सी विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। यहां पर गलत को चुनना है। दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। तो निश्चित रूप से हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। दूसरा है दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। और तीसरा है दो परिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है। और चौथा है दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो देखिए दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए √2 यहां पर एक अपरिमेय संख्या है और एक -√2 भी यहां पर अपरिमेय संख्या है। अब हम इनका योग यदि करेंगे तो क्या होगा, एक प्लस की है एक माइनस की है, उत्तर आया 0 और 0 भी यहां पर परिमेय है। तो क्या यहां पर दो अपरिमेय संख्याओं का योग सिर्फ अपरिमेय संख्या होती है? तो नहीं, दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। तो यहां पर यह कथन इसमें पूरी तरह सही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आता है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो गणित शिक्षण के मुख्य उद्देश्य की बात की जाए, सूत्रों को याद कराना, गणना कराने की आदत डालना, तार्किक एवं रचनात्मक सोच विकसित करना, परीक्षा में अच्छा अंक दिलाना। तो गणित की प्रकृति निश्चित रूप से तार्किक होती है, तो तार्किक एवं रचनात्मक सोच को विकसित करना ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्राथमिक स्तर पर गणित कैसे पढ़ाना चाहिए? रटवाकर खेल खेल में और गतिविधियों के माध्यम से कठिन सवालों पहले हल कराना केवल किताब पर आधारित है। तो खेल खेल और गतिविधियों के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर गणित हमें पढ़ाना चाहिए। बच्चों में गणितीय डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है ज्यादा होमवर्क, खेल और गतिविधियों के माध्यम से सीखने के अवसर देना, डांटना, केवल परीक्षा पर ध्यान देना। यहां पर हम कह सकते हैं खेल और गतिविधियों को माध्यम से यहां पर सीखने का अवसर देना प्राथमिक स्तर पर गणित सिखाने का अच्छा तरीका होता है, उनके डर को दूर करने का अच्छा तरीका होता है। गणित को वास्तविक जीवन स्थितियों से जोड़ना चाहिए, यह सुझाव किसका है? तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 पियाजे कोलबर्ग स्किनर। तो यहां पर ऑप्शन जो ए होगा एनसीएफ 2005 का ये कथन, ये सुझाव यहां पर है। दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे जो आपकी गणित पैरागोजी वाले पार्ट में पूछे गए थे। इसमें कुछ हमने ऐसे प्रश्न भी रखे हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड नहीं थे पर गणित में पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण भी थे। तो ये सारे प्रश्न आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे उसी पर आधारित हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही अगले एक और किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।